अब इसमें तुम्हें क्या क्या टॉपिक जानना होगा। सबसे पहले अगर गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करी जाए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा लिखा होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसको अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन इसका मतलब समझो, ठीक है। वो भी यहाँ पर क्लोज में, तो ये क्या है, दिस इज द गॉस स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, पहले समझो ये फाई ई का क्या है। फाई ई को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं पर आ गया कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले आप ये मुझे बताइए, तभी गॉस थ्योरम समझ में आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। Sir, again one more question, what is Gaussian surface? I don't know. So explain what is Gaussian surface. तो स्टेटमेंट में समझा रहा हूँ क्या, the total electric flux और net electric flux मत लिखो अभी, मैं लिखने के लिए बोलूंगा अभी पहले हम टॉपिक पर वापस आ जाए तब। फाई ई क्या है, it is called electric flux. The net electric flux passing through a closed Gaussian surface is equals to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times total charge inside that सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही होगा हमेशा। ये किसने बताया, गॉस साहब ने बताया। क्यों बताया, इस पर भी हम लोग वापस आएंगे। मतलब ये है कि आपके पास जैसे ये कोई सरफेस है, सर ये कैसा सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है जो कि पूरी तरीके से क्लोज है। यू कैन अज्यूम अ स्फीयर। स्फीयर को भी क्या अज्यूम कर सकते हो आप, एक क्लोज गॉसियन सरफेस, ठीक है। मतलब अगर आपके पास यहाँ स्फीयर है और इस स्फीयर को आप यहाँ पर बना देते हो, तो ये स्फीयर भी क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। मतलब इस स्फीयर के अंदर सारी चीजें क्या है, जो भी चार्ज होगा इसके अंदर। मान लो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्ज Q1, यहाँ पर एक चार्ज है -Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, ठीक है, वो भी प्लस में। तो आपसे अगर कोई पूछे क्या कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो वो कैसे बताओगे, तो वो आप गॉस लॉ से बताओगे। और गॉस लॉ क्या कहता है कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर जो चार्ज होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसे हम वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी नहीं पता है, गॉसियन सरफेस नहीं पता है। तो गॉसियन सरफेस, गॉस की वजह से इसका नाम पड़ गया क्या, गॉसियन सरफेस। और जनरली इसको क्या बोलते हैं यार, क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस। 2D सरफेस विल नॉट बी अ क्लोज्ड सरफेस। जैसे अगर आपके पास एक सिंपल कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई प्लेन हो, क्या तुम उसे क्लोज बोल सकते हो, नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूबॉइड है, आपके पास एक कोन है, आपके पास सिलेंडर हो सकता है, आपके पास स्फीयर हो सकता है, तो ये सब के सब क्या है, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेसेस। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेसेस। तो किसी भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, जो भी चार्ज उसके अंदर होगा। मतलब जो बाहर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, है ना। एक रोल होगा जो मैं बताऊंगा, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब होगा। फिलहाल के लिए स्टेटमेंट इनका ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद भी होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। क्या, किसके बारे में बात करता है बेटे, फ्लक्स के बारे में बात करता है। फ्लक्स किससे पास होने वाला, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज इनसाइड पर डिपेंड करेगा, दैट इज इट। ओके, तो नाउ स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज गॉसियन सरफेस एंड हाउ विल वी कम एट दिस पॉइंट कि यार ये यहाँ पर पास होने वाला नेट फ्लक्स Q/εo होगा। तो यही पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे पास है। दूसरा पार्ट इसका आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एप्लीकेशन। तो मैंने कल बताया था यार एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, चार्ज्ड वायर, और वो भी किस लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का। दूसरा थिन चार्ज्ड शीट, तीसरा शेल। ठीक, यही 3 आपके एप्लीकेशन में आते हैं। इन्हीं तीनों के डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए, इसको हम लोग करेंगे। तो लेट्स बिगिन our lecture from the very first topic, that is electric flux. देखो पहली चीज यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फ्लक्स। अगर इसकी डेफिनेशन के थ्रू जाया जाए तो पहले हम समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स एक ऐसा टर्म है
जिसके आगे अगर आपने इलेक्ट्रिक लगा दिया है ना, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हो सकता है यहाँ मैग्नेटिक भी लग जाए, हो सकता है यहाँ पर ग्रेविटेशन भी लग जाए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी किसका टर्म यूज कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आने वाले टाइम में तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने को मिलेगा, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय phi b। b रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और एन एरिया। किसी एरिया से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब सर, मतलब ये बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये जो है ये फील्ड लाइंस है, दे आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हाउ मेनी लाइंस दैट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से पास हो रही है, ओके। अब आपके पास दो एरिया हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डिस्क वाला एरिया है और आपके पास एक ये डिस्क वाला एरिया है, ओके। दो अलग अलग एरियाज हैं। अब इस एरिया A1 से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं और A2 से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं बताओ। A1 से 3 और A2 से 6। हाँ, मतलब ये भी पास ही हो रहा है बेटा, ऐसे मान, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना बोला जाएगा, 6। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना बोला जाएगा, 3। लेकिन सर इसको, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, दे आर इमेजिनरी लाइंस। We actually don't know how many number of lines are there. We cannot individually count them. Then how we can actually measure the electric flux की value? Electric flux की value कैसे measure करी जाए, उसके बारे में basically बात करनी है। You can even imagine कि यार ये जो electric flux है, उसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। Just imagine a situation कि suppose बारिश हो रही है और uniformly या non uniformly, दोनों हो सकता है। तो यूनिफॉर्म तरीके से बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, और आपके पास एक डिस्क शेप का कोई ऑब्जेक्ट है ना। उस डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मुझे कॉपी दे दो जल्दी से, हाँ ये दे दो। जिससे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक प्लेन है। सर ये प्लेन का एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया, है ना। अब इस सरफेस एरिया को अगर आप इस तरीके से रखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि मैक्सिमम जितनी इससे पास हो सकती है, सारी की सारी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, या बारिश की बूंदें इसमें इसके थ्रू पास होगी। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए अगर इसे इमेजिन करो कि इसको मैं रोटेट कर दूं, सर यहाँ पर ऐसे ले आऊं, तो क्या अब उतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी या कुछ कम हो जाएंगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव सरफेस एरिया अभी सबसे ज्यादा है, और इस तरीके से अगर मैं मोड़ दूं ऊपर से 2D में देखो तो इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मोड़ते मोड़ते मैं यहाँ पर कर दूं तो व्हाट इज द इफेक्टिव सरफेस एरिया, यू विल फाइंड 0 इफेक्टिव सरफेस एरिया। मतलब इस एरिया से कोई बूंदे पास नहीं हो रही है, कोई भी ड्रॉप नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसे है तो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। ऐसे हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसी को मैं फ्रंट मान रहा हूँ और उल्टा कर दूं ऐसे, तो मैं क्या बोलूंगा, तब भी फ्लक्स मैक्सिमम ही होगा, बट दैट इज रिवर्स फ्लक्स, ऑपोजिट फ्लक्स। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। मतलब इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, उसकी काउंटिंग, उसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है बेटा, फ्लक्स कहलाता है। ये बात तो सबको क्लियर हो रही है ना। तो इसके मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहली चीज सोचो, अगर बारिश बहुत हल्की हो रही हो, है ना, दूर दूर बूंदे आपकी गिर रही हो, है ना, और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर बहुत तेजी से बारिश हो रही हो, मतलब क्या, आपके पास दो सिचुएशन है कि दीज आर द लाइंस व्हिच इज पासिंग एंड व्हिच इज वेरी डेंस, फॉर एग्जांपल दीज आर द लाइंस। और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लाइंस कुछ ऐसी जा रही है, ठीक। बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इस वाले केस में बी वाले में कि ए वाले में, बताओ बी वाले में। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ये कैसे मुझे पता चला? बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और रिवर्स इज आल्सो ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। इसका मतलब फ्लक्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ओके। और दूसरी बात, हमने जो इफेक्टिव सरफेस एरिया की बात करी, दिस इज व्हाट, दिस सरफेस एरिया ए, है ना। अगर यही एरिया छोटा कर दिया जाए तो छोटे सरफेस एरिया से कम फ्लक्स पास होगा, बड़े एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास होगा। मतलब दूसरा कौन सा फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करने वाला है बेटा, दैट इज एरिया। तो देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स जिस पर कौन डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली डिफाइंड, कैसा,
फाई। ये क्या डिफाइन होता है? ई डॉट ए। सर डॉट मतलब दो वेक्टर हैं। कौन वेक्टर है बेटा? ये। इसे कौन सा वेक्टर बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी? कृपया मुझे बताएं। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे समझना है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोचो अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में जो वैल्यू मिल रही है यानी कि फाई, वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर, है ना? बिल्कुल वैसे जैसे वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है बेटा आपको? स्केलर। तो यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, क्या फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट सर यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को अगर मैं इलैबोरेट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज EA cos थीटा। सर थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? एरिया वेक्टर थीटा क्या है? मैंने कहा यार देख, इसको ऐसे रखेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा, बट इसका ओरिएंटेशन यानी कि एंगल चेंज कर देगा तो क्या होगा? फ्लक्स की संख्या तब भी तो डिपेंड कर रही है ना, है ना? तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो दिस थीटा इज व्हाट? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो जल्दी से समझ लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, दैट इज E dot A, or we can say phi is equals to EA cos theta. This is the magnitude of electric flux. एक मिनट के लिए समझना है। मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज यहाँ पर ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड योर एरिया वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। एरिया वेक्टर क्या है? थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। एरिया वेक्टर आपको पता है, याद होगा, और नहीं याद है तो जान लो आज ही, याद के आज ही। अगर आपके पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है ना, और ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या? मतलब ये बेटा किसको मैं आगे बढ़ाऊं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो दिस फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। ओके, और इस पैरेललोग्राम का एक साइड एरिया A वेक्टर है, दूसरा साइड कौन सा वेक्टर है? B वेक्टर है। A को B के साथ अगर क्रॉस कर दिया जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा बेटा? यहां पर मिलेगा ना, A क्रॉस B, which will be perpendicular to both A and B, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो A क्रॉस B हमें क्या बताता है? तो A क्रॉस B gives the area of पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया कौन बताएगा? A क्रॉस B। और अगर याद ना हो तो घर जाके कॉपी पलट लेना, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में ये लिखा जाता है ना, कि if you want to find out the area of a parallelogram, then you have to multiply the two adjacent side vector by cross product। तो दोनों को क्रॉस करने से मुझे क्या मिल गया? एरिया वेक्टर मिल गया। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा M, मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ A एंड B। A और B के परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा? एरिया वेक्टर हमेशा से होगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब आपके पास कोई भी एरिया हो जाए, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो अबाउट दिस, कि इसका एरिया एग्जैक्टली कितना होगा। इसका एरिया कुछ भी हो सकता है। जैसे ये कोई प्लेन लैमिना है और इस प्लेन लैमिना का एरिया वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कहोगे सर इसका एरिया वेक्टर A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अब ये एरिया का ये जो मैग्नीट्यूड है A कुछ भी हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, A हो सकता है हाफ बेस इंटू हाइट, A हो सकता है कुछ भी पाई r स्क्वायर। मतलब डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ एरिया यू विल हैव द मैग्नीट्यूड, बट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ऑलवेज रिमेंबर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये भी LIC है, याद रखना, इसको कभी पूछा नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब जरा सोचो उसी चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो। ये क्या है भाई? आपके पास एक डिस्क है, तो बताओ डिस्क का एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, बोलो। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया।
जिसकी वजह से आपको ये फॉर्मूला मिल गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इज दैट ओके? अब इस बिहाफ पे अगर मैं बात करूं कि सर यहां पर हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केस हो सकता है? केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री? थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए या सेम डायरेक्शन में हो जाए। बोलो, ये दोनों के बीच का एंगल 0 कब होगा? जब ये डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ जाए। मतलब आपके पास ये हो गया क्या? एरिया वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो। तो इसे क्या बोला जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है कि द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है? सरफेस का मतलब क्या हुआ? ये सरफेस, दिस प्लेन। और एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये, ठीक। दिस इज एरिया वेक्टर और दिस इज व्हाट? प्लेन। तो एरिया वेक्टर अगर देखो इस डायरेक्शन में, किधर की तरफ है बेटा? इस डायरेक्शन में। और फील्ड भी किधर की तरफ है? सेम उसी डायरेक्शन में है। तो सर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड और नॉट? तो वही मैं लिखा हूं कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका ये भी मीनिंग होता है और ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। थीटा लेना चाहिए था 0 डिग्री, ले लिया 90 डिग्री, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? देखो जरा, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री के बराबर है तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? ई ए cos 0 डिग्री। मतलब क्या आ जाएगा बेटा? ई ए। वो भी कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। इस ई ए को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आउटिंग फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड आउटिंग, मतलब बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटिंग फ्लक्स एंड दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स दैट कैन कम आउट फ्रॉम अ सरफेस। ओके, सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू टेक अ सेकंड सिचुएशन, व्हाट इज द सेकंड सिचुएशन? मैं इसको हटा सकता हूं, उसकी कोई जरूरत तो है नहीं। एरिया वेक्टर समझ में आ गया कि द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट में कहीं लिख लेना। केस नंबर 2 अगर मैं ले लेता हूं, व्हाट इज द केस? सर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब समझाता हूं मैं तुमको। अभी क्या था? यहां देखो कुछ लिखा हुआ है और यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं इसको अगर फ्रंट मानता हूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसा होगा, बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ फेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ की तरफ डायरेक्टेड है। तो बताओ तुम्हें कैसा फील्ड लाइन दिख रहा है? इससे बाहर आता हुआ दिख रहा है या इसमें अंदर जाता हुआ दिख रहा है? बाहर आता हुआ। उसे क्या बोला तुमने? आउटिंग फ्लक्स। मतलब ये वेक्टर और साथ ही साथ क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट सरफेस की बात करो तो इसकी तरफ से सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एंटरिंग फ्लक्स। लेकिन ऐसे केस में इलेक्ट्रिक, अगर इसके लिए एरिया वेक्टर लिखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। मतलब सिचुएशन ये बन गई आपके पास क्या? सर दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके फाइन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 180 डिग्री एंगल। बात समझ में आ रही है? ऐसे केस में इस फ्लक्स को क्या बोला जाएगा? वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फ्लक्स की? बताओ, माइनस ई ए। क्यों हो जाएगा बेटा? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ई ए। इसे कहा जाता है क्या? एंटरिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स और मैक्सिमम नेगेटिव फ्लक्स और मिनिमम आउटिंग फ्लक्स। कोई भी टर्म यूज किया जा सकता है कहीं पर भी, इसलिए इस चीज के लिए रेडी रहना है। मेनली आपको एंटरिंग फ्लक्स के तौर पे इसे यूज करना है। दूसरी बात समझ में आ गई? ओके, तीसरी बात समझाता हूँ। केस नंबर 3 मैं ले सकता हूँ। सर व्हाट इज द केस नंबर 3? सर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है और आपका जो एरिया है वो ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसे है। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दैट सरफेस? अभी बताया था।
ये जब ऐसे था तो मैक्सिमम, ऐसे हो गया तो कितनी फ्लक्स पास हो रहा है? जीरो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? फाई ई इज इक्वल्स टू, सर ई ए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो दिस इज द केस। इज दैट ओके? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप बोलोगे कि सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ में आता है। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ यू वांट टू डिफाइन? तो सिंगल लाइन में क्या डिफाइन करेंगे? बोलो भाई, सभी लोग बोलेंगे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग और पासिंग थ्रू अ सरफेस। सिंपल, पासिंग थ्रू एन एरिया, दोनों बातें बोल सकते हैं। क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। हो गया डेफिनेशन। सर हाउ विल वी डिफाइन मैथमेटिकली? तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सर हाउ विल वी राइट द मैग्नीट्यूड? तो अगर हम ई डॉट ए को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा। सर अगर ई ए कॉस थीटा है तो क्या मैं कुछ केसेस ले सकता हूँ? यस डेफिनेटली यू कैन टेक। इफ यू टेक एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो हाउ मच फ्लक्स विल पास? मैक्सिमम, दैट इज ई इंटू ए। अगर 180 डिग्री एंगल हो गया तो कितना फ्लक्स पास होगा? माइनस ई ए। 90 डिग्री हो गया तो कितना फ्लक्स पास होगा? 0। यार ये तीनों बातें याद रहेंगी। एंगल 0 तो कितना फ्लक्स? एंगल 0 तो फ्लक्स कितना? ई ए। एंगल 180 तो फ्लक्स कितना? माइनस ई ए। 90 डिग्री तो कितना? 0। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस एरिया, हाउ मच फ्लक्स विल पास? Zero. If the electric field lines are perpendicular to the surface area, maximum, या तो प्लस ई या तो माइनस ई। बात समझ में आ रही है? वो डिपेंड करेगा किसको आप फ्रंट सरफेस मान रहे हो, किसको रियर सरफेस मान रहे हो। दैट डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर। इज दैट ओके? समझ में आ गई इतनी बात? ओके। अब यहाँ पर एक छोटा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सर ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी मुझे समझ में आ गई और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें कहानी भी क्लियर हो गई, लेकिन इन केस सेकेंड पार्ट समझते हैं। इन केस मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसा हो? वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब क्या? मतलब ये कि ये डिपेंडेंट हो किस पर? एरिया पर डिपेंडेंट। मतलब ये बेटा कि ई जो है, जैसे देखो यहां से ऐसे फ्लक्स पास होगा, मान लो ये चार्ज होता प्लस क्यू, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होती कि नहीं होती? बताओ। बाहर की तरफ होती, प्लस क्यू होता तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की तरफ। और आप यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, दैट इज ओके। लेकिन इस छोटे से एरिया डी ए से अगर मैं कहूँ कि कितना फ्लक्स पास होगा, तो तुम कहोगे सर इस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना पास होगा? छोटा सा फ्लक्स पास होगा, दैट इज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैंने कहा नहीं, I just want the net flux, total flux from this whole surface area. तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे बेटा। तो this flux can also be represented by integration of E dot dA। मतलब क्या? एक ऐसा सरफेस है जिसका एरिया वेरिएबल है, that is not the exact fixed area, that is variable. So you will take a small part of that area and then you will integrate for the throughout surface. Is that okay? तो दिस फॉर्मूला इज ई डॉट डी ए। ओके, लेकिन कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। कब? सर इंटीग्रेशन का ये सिंपल सा सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक नया इंटीग्रेशन आपके सामने आया जिसे हम लोग कहते हैं क्या? क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, इस मतलब को सीधे सीधे रट लेना है। क्यों रट लेना है? क्योंकि पढ़ने में बहुत सारा बड़ी बड़ी बातें हैं। ये कहता है कि मान लो आपके पास जैसे ये क्या है, ऐसे ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, आपके पास यहाँ पर छोटा सा एरिया आपने ले लिया, क्या? ऐसा। इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, दैट इज डी ए वेक्टर। और इसका पूरा सरफेस एरिया क्या है? द टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया ये कितना है? मैंने कहा यार इसकी वैल्यू ए मान ली। टोटल सरफेस एरिया कितना है? ए। तो dA is representing a small part of area. dA is representing a small part of area. And अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो सर इंटीग्रेट, ये तो ओपन इंटीग्रेशन है,
लेकिन अगर इसको क्लोज इंटीग्रेट कर दोगे तो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द इंटायर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, पूरे ही क्लोज सरफेस का ये एरिया देता है। अगर कभी भी लिखा हो क्या क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, इट मींस व्हाट, द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। मतलब सर एक एग्जांपल से समझाइए। लेट्स टेक द एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल? हमारे पास यहाँ पर क्या है, मान लो स्फीयर है। ये क्या है भाई? एक स्फीयर है। क्या ये क्लोज सरफेस है? क्या ये एक वॉल्यूम है? यस, दिस इज अ 3D। ओके, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने छोटा सा पार्ट किसका लिया, छोटा सा एरिया लिया, कितना? DA। DA इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ओके, तो अगर मैं कहीं लिखूं क्लोज इंटीग्रल ऑफ DA और किसके लिए लिख रहा हूं बेटा? स्फीयर के लिए, तो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द स्फीयर। और कितना एरिया होता है बेटा? 4πr²। इसका मतलब सिंपल सा ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। सर इफ वी हैव अ सिलेंडर, सर दिस इज द सिलेंडर एंड सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना है? कितना होता है बताओ? लेटरल सरफेस रेडियस r है और हाइट अगर h है तो क्या होता है? 2πr(h) होता है। ओके, अब मैंने कहा क्या कि आई एम गोइंग टू टेक ए स्मॉल चंक ऑफ दिस लेटरल सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड DA। ओके, सो कहीं पर अगर लिखा हो क्या DA का क्लोज इंटीग्रल किसके लिए? फॉर सिलेंडर, so that will give you 2πr। बात समझ में आया? क्लोज इंटीग्रल ऑफ एनी सैंपल ऑफ अ क्लोज सरफेस will give you the entire surface area of that given body। बात समझ में आ गई? ये बातें आपको याद रखनी है। तो दिस इज व्हाट क्लोज इंटीग्रल। तो आपके पास क्वेश्चन ये आया क्या कि सर दिस इज द क्लोज सरफेस। यस, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है। सर ये चार्ज है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों की फील्ड लाइंस अपनी अपनी होंगी। कैसी बनेंगी भाई? कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनेंगी, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस ऐसी होती है ना, बाहर की तरफ जाती है। सो सर दीज लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से बाहर की तरफ आ रही हैं। हाउ विल वी कैलकुलेट द नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस? तो मैंने कहा यार इन दोनों की वजह से नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? मान लो E हो गया। इसका छोटा सा एरिया मैंने क्या ले लिया? छोटा सरफेस एरिया क्या ले लिया मैंने? DA ले लिया। सरफेस एरिया क्या ले लिया मैंने? DA। तो E डॉट DA कर दिया। इस पॉइंट पर फील्ड कितना था? E था, और इसको मैंने क्या कर दिया? डॉट कर दिया DA से, और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन इस इंटीग्रेशन से मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये पूरे सरफेस के बारे में बता रहा है ना? उसके लिए मुझे लिमिट तय करनी पड़ेगी, बट आई डोंट वांट टू डिफाइन द लिमिट। देन व्हाट विल वी डू? वी विल सिंपली अप्लाई दिस। और ये क्या कह दिया? दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया। और ये क्या दे दिया बेटा? phi E। और इस phi E को क्या बोलेंगे? द नेट फ्लक्स पासिंग कहां से? थ्रू होल क्लोज सरफेस, है ना? इज दैट ओके? So this is the new way to define the electric flux through a closed surface. Is that okay? Yes. समझ आई बात ये, है ना? तो इस तरीके से हम लोग नेट फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। किससे? किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से। ओके, लेट्स हैव अ रीकैप। मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। रीकैप क्या? हमने कहा फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे? किसी सरफेस एरिया से। सर कोई भी सरफेस एरिया हो सकता है। यस, दिस इज वन सरफेस। और यहाँ पर मैंने कहा फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है। यहाँ से देखो, फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी बहुत सारी, यहाँ पर एंटर कर रही है एंड यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे फील्ड लाइंस। ठीक है, सो दीज आर द फील्ड लाइंस। और किससे पास हो रही है बेटा? इस सरफेस एरिया ए से पास हो रही है। ये कैसा सरफेस है? सर इट इज एन ओपन सरफेस। ओके, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द फ्लक्स। कैसे? phi E is equals to E डॉट A कर दो, बहुत आराम से निकल आएगा। हाँ यार निकल आएगा बहुत आराम से। बट सर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, देन व्हाट विल वी डू? नथिंग, वी विल सिंपली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स, दैट इज इंटीग्रेशन। और वो भी कैसा इंटीग्रेशन बेटा? क्लोज इंटीग्रेशन। किसका किसका? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और छोटे से एरियाज का सैंपल लेके आपने कर दिया। तो दिस इज व्हाट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया। इज दिस ओके? है ना?
देखो हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं किसकी तरफ, गॉस की तरफ। गॉस के टर्म में ये दो लाइनें आई थी, अब इसी को किसके बराबर कर दिया जाए, अगर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन सर वहां हमारे लिए समझना ही बड़ा मुश्किल था कि फ्लक्स क्या होता है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्स नाउ? तो उन्होंने ये जो बताया ना कि नेट फ्लक्स, क्या बोला इन्होंने, नेट फ्लक्स। सर लेकिन नेट फ्लक्स किससे, ये क्या है, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस से। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface। सर इस क्लोज सरफेस को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको, गॉसियन सरफेस। क्या बोला गया इसको, गॉसियन सरफेस। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस और क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड। क्या स्टेटमेंट याद हो गया गॉस का कि नहीं याद हो गया गॉस? तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या होगा भाई, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अरे यार बात समझ में आ गई? व्हाट इज फ्लक्स समझ में आ गया? ओके, लेट्स हैव सम क्वेश्चन। ओके, देन वी आर कमिंग बैक टू दिस टॉपिक दैट इज गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ यार हवा में निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक सवाल लेते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन। हमने कहा क्या कि वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या है, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है ना, मूवी थिएटर वाले फीलिंग आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन समथिंग लाइक दिस, क्या सर, अल्फा इंटू एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सर ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या करा, एक क्यूब ऑफ साइड A is placed। ठीक, फाइंड द नेट फ्लक्स passing through ध्यान दो, मतलब क्या, ये एक फील्ड है, उसमें ए साइड का एक, इस साइड का एक हमने क्या रखा, क्यूब रखा, और कहां पर रखा वो मैं अभी बता दूंगा कहां पर रखा या रख दिया मैंने किसी पोजीशन पे, है और बता देता मैं, एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस, x बराबर 2। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, फिर आपको गॉस पे वापस लेकर आऊंगा। तो पहले इसे समझाओ सर, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इतना पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन y डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन z डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन इज समथिंग लाइक x अल्फा या अल्फा x, और क्वेश्चन में अल्फा एक कांस्टेंट है, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या है, अल्फा x। अब क्वेश्चन में एक चीज और दिया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट के बाद की बातें, उस पर हम आएंगे। Ex इज इक्वल टू अल्फा x, Ey की वैल्यू कितनी है, 0, और Ez की वैल्यू भी कितनी है, 0। मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन y डायरेक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन z डायरेक्शन। मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर दैट इज इन x डायरेक्शन ओनली। ओके, मतलब मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो मैं ड्रॉ करूँगा, सर व्हाट इज दिस, दिस इज x डायरेक्शन, द z डायरेक्शन, y डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, x डायरेक्शन हो गया। ओके, अब चूंकि यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन है, और जो Ex है उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, इसी x डायरेक्शन में होगा, और Ex की जो वैल्यू दी गई है दैट इज अल्फा इंटू एक्स, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ओरिजिन, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, तो कितना होगा, 0। 1 पे कितना होगा,
x तो x की वैल्यू है ना बेटा। देखो मैंने तुम्हें बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या y बराबर 2x फॉर एग्जाम्पल, तो क्या तुम बता सकते हो कि x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? y क्या मिलेगा बताओ? 2 मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? 0। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? 4। मतलब क्या है कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। इसका मतलब क्या? y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो क्या y एक कांस्टेंट या वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो उसी तरीके से जरा ex को ध्यान से देखो, ex को y समझो। y इज डिपेंडिंग ऑन अल्फा इनटू x। तो y x पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ना? तो x e जो है वो वेरिएबल है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। भाई आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था जिंदगी में कभी? क्या सर? y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू ax प्लस b, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बताओ इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है? सर पहला वाला। दूसरा वाला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा वाला क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट तो यही हो सकता है ना जब y x पर डिपेंड ही ना करे, x से 0 पावर पर डिपेंड करे। मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं क्या कि सर ex इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर, है ना? तो तुम क्या बोलोगे? सर इट इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इज दिस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? नो, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? कांस्टेंट या वेरिएबल? पहले ये समझो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है बेटा? वेरिएबल है। और मैंने कह दिया क्या गिवन में, क्या गिवन है भाई? गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 200। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 200। और a को हम किससे रिलेट करेंगे? 2 यूनिट से या 2 मीटर से। ठीक है, ताकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकें। अब फिर कह रहा है क्या कि a cube of side A is placed at 2a। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 3a आ जाएगा। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब कितना है? दैट इज a। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? एक क्यूब रख दिया। किस साइड का क्यूब रखा बेटा? जिसके तीनों साइड्स क्या हो, मतलब सारे साइड्स क्या हो? a। तो दिस इज अ क्यूब which is placed at this position। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? How many faces are there in this cube? 6। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे क्या what is the direction of electric field? Parallel to x, यानी कि there is a electric field in x direction only। y direction में कोई फील्ड है? z डायरेक्शन में कोई फील्ड है? नहीं है। अच्छा, मतलब 6 फेसेस हैं जिनमें से इसको मैं फेस नंबर 1 बोल रहा हूं, तो उसके ऑपोजिट वाले को क्या बोल रहा हूं? फेस नंबर 2। फ्रंट वाले को मैं क्या बोल रहा हूं? फेस नंबर 4। तो बैक वाले को क्या 3 बोल रहा हूं, तो बैक वाले को क्या बोलूंगा? 4। ये कौन सा बचा? 5। और ये कौन सा बचा? बच गया बेटा 6। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। इन सभी फेसेस को अगर मैं बात करूं कि इनका एरिया वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो क्या होगा एरिया वेक्टर? इसका एरिया वेक्टर ऊपर वाले का किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाले का किधर होगा बेटा? नीचे की तरफ। ठीक है, फ्रंट वाले का किधर होगा? बाहर की तरफ। और बैक वाले का किधर होगा? पीछे की तरफ। मतलब इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ है? z डायरेक्शन में। बोलो, ये एरिया वेक्टर किधर है? वो भी माइनस z डायरेक्शन में। ये वाला एरिया वेक्टर किधर है बेटा? y डायरेक्शन में। और ये वाला एरिया वेक्टर किधर है? माइनस y डायरेक्शन में। अब जरा मुझे बताना, मैं केवल 4 की बात अभी कर रहा हूं। सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x। तो x और y कितने एंगल पर होते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर y डायरेक्शन में, उससे कितना फ्लक्स पास होगा? 0। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में, कितना फ्लक्स पास होगा? एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई? x डायरेक्शन में। तो कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो मतलब ये कह दिया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस एंड these 4 areas will be 0। कितना फ्लक्स पास होगा बेटा? 0। क्यों? ये बात समझ में आ रहा है?
इमेजिन करो कि ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, और आपके पास क्या है, ये एक फ्रंट वाला फेस, एक बैक वाला फेस। ये कैसा रखा है, ऐसे रखा है ना, फील्ड ऐसे जा रही है, कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। सर ऐसे रखा हुआ, कितना फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जीरो। यहाँ रखा है, फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो। यही चारों की बात तो मैं कर रहा हूँ ना यार। अभी बचा कौन सा सर, ये वाला और ये वाला, दो ही तो बचा। मतलब क्या, मतलब मेरे पास यहाँ पर दो ही फ्लक्स बचेंगे, मतलब दो ही सरफेसेस बचेंगे। एक कौन सा सर, ये वाला सरफेस, और दूसरा कौन सा सर, ये वाला सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही दोनों सरफेस तो बचे हुए हैं, बाकी सबसे फ्लक्स कितना बार पास हो रहा है, जीरो। ओके, मतलब यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, है ना। तो एरिया वेक्टर कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, और इधर एरिया वेक्टर किधर होंगे, यहाँ होंगे। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है इसको जीरो बताने का, बता दूंगा बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E1 इधर होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, E2 होगा। सर E1 E2 क्यों लिखा, क्योंकि इस पॉइंट पर जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2a है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, और जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 3a है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। बताओ आया ना। सर बताओ E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 कितना हो जाएगा, अल्फा, x की वैल्यू कितनी है, 2a, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा a। सर अल्फा और a की वैल्यू दी गई है, कितना 2 इंटू 200 इंटू a कितना हो जाएगा भाई 2, तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 800। क्या आया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके सर E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा मुझे बताएंगे, अल्फा इंटू x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूना 6 दूना 12, दिस इज व्हाट 1200। इज दिस ओके, समझ में आ रही बात? हाँ बेटा, ए की वैल्यू को यहाँ पर लेने वाला है ना, ठीक है, ये दोनों बातें तो समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। जरा तुम मुझे बताओ कि इस वाले सरफेस, इसको मैंने क्या माना था, 6 सरफेस, इसको कौन सा माना था, 5, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 5th सरफेस और फ्लक्स पासिंग थ्रू 6th सरफेस कितना होगा। मैं पूछूंगा बताओ 5 5 कितना होगा, तुम कहोगे सर दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो कितना होगा फ्लक्स, मैक्सिमम एंगल 0, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू cos 0 डिग्री, कितना आएगा, ये आएगा, प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसको क्या बोलेंगे, E2 इनटू एरिया। सर E2 की वैल्यू कितनी है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड सर, यहाँ पर E2 कितना आ चुका है 1200, एरिया कितना होगा बेटा, हाँ जी, इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पर मैं कितना रख दूंगा 4, कितना आ गया ये 4800, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, तो देखो वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट इनटू मीटर हो सकता है, समझ में आ रही बात। इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर से, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट इनटू मीटर आ जाएगा, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी बोल सकते हो, उसको बोलो, यार बात समझ में आ रही है। ओके सर 5 6 कितना होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, सर व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन देम, वैल्यू कितनी होगी, माइनस E कितना है E1, और इनटू क्या हो गया a। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, वी हैव कैलकुलेटेड 800, तो व्हाट इज द वैल्यू हियर 800 इनटू ये कितना हो गया, तो 8 चौके 32, 3200, क्या दोनों फ्लक्स निकल आए। Now I just want what is the net flux passing through this whole surface, whole cube, कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये मुझे बताना है ना। सर फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर के नेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या सिंपल प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी वेक्टर सम करेंगे या सिंपल सम करेंगे, मतलब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। मैं कहूंगा कि सर व्हाट इज द नेट फ्लक्स, यू विल से सर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, सर 5 1 5 2 5 3 5 4 जीरो थे, हाँ यार बिल्कुल सही बात है सर, ये जब सबके सब जीरो थे तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बहुत मजा आता है ना जीरो लिखने, जोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 5, सर 4800 प्लस में
What is the value of 5, 6? Minus 3200. Minus 3200. So what is the net value? What is the net value? 1600. क्या आ जाएगा वोल्टमीटर? Is this okay? ये क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, है ना? सर ये फ्लक्स का साइन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर फ्लक्स आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है? आउटिंग है, एंटरिंग है? आउटिंग है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है, सी द फील्ड लाइंस, से क्यों नहीं बन रहा है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस डायरेक्शन में है। इस वाले सरफेस से यहां से क्या कर रही है? एंटर कर रही है, और यहां पर क्या कर रही है? बाहर जा रही है। लेकिन जो नेट फ्लक्स है वो क्या है? आउटिंग दिख रहा है। इसका मतलब एंटर करने वाली फ्लक्स की संख्या कम है और बाहर जाने वाली फ्लक्स की संख्या क्या है? ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है? देख यहां पर जरा ध्यान से देख। ये कौन सा फ्लक्स? एंटरिंग फ्लक्स। वो वाला कौन सा फ्लक्स? आउटिंग फ्लक्स। बट सर नेट फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आउटिंग वाली की वैल्यू ज्यादा है एंटरिंग के कंपैरिजन में, बोले हैं। तो इज देयर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कितना आ गया? 1600। क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस। कैन आई जस्ट रिलेट दिस स्टेटमेंट विद द गॉस स्टेटमेंट? सर व्हाट इज द गॉस स्टेटमेंट? गॉस कहता है क्या कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल बी q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हां सर यही तो कहता है। ओके, बट यहां पर क्वेश्चन में मैंने क्या दिया कि सर व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड डब्बा? ये जो डब्बा है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तुमने कहा सर 1600, मतलब वी आर गेटिंग सम वैल्यू। यस सर। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड इट? सर 1600 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अरे वो छोड़ो, अभी कितना मैंने लिया यहां पर? क्या मैंने कोई चार्ज दिया है उस डब्बे के अंदर? नहीं सर। डब्बे के अंदर कोई चार्ज है? नो, देयर इज नो चार्ज। तो सर अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होना चाहिए उससे नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? 0। स्टेटमेंट गॉस साहब यही तो कह रहे हैं ना? yes, क्या कि अगर इस डब्बे के अंदर आपने कोई भी चार्ज कितना है क्यों इनसाइड? सर अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब गॉस सिस्टम के हिसाब से ये तो गलत आ रहा है मेरा आंसर, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है जरा सोच के देखते हैं कि सर देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड बट स्टिल देयर इज अ नेट फ्लक्स। स्टेटमेंट तो गॉस का कह रहा है कि नहीं, अगर चार्ज अंदर होगा तभी नेट फ्लक्स होगा, नहीं तो फ्लक्स नहीं होगा। अब क्या गड़बड़ हुई जरा सोचो। टेस्ट चार्ज दिया? ओके, कहाँ टेस्ट चार्ज दिया मैंने? तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वो तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले किसी चार्ज की वजह से होगा। जब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब मैं मान लूं कि यहाँ पर कुछ चार्ज वाज रखा गया होगा, बट सर दिस चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम दैट डब्बा, उससे तो बाहर है ना, और बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करते किसमें? गॉस थ्योरम। तब तो गॉस थ्योरम गड़बड़ हो गया, है ना? जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। I am going to take the same example, but my electric field this time in x direction is how much? 200 unit only. ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म। बोलो। और अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सब कुछ सिचुएशन सेम टू सेम है, जरा ध्यान से देखना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस 0, फ्रॉम दिस 0, फ्रॉम फ्रंट वाला 0, फ्रॉम बैक वाला 0। बोलो यार बात समझ में आ रही? इससे फील्ड कितना होगा? 0। इससे फील्ड कितना होगा? 0। सर ऊपर वाले से फील्ड कितना होगा? 0। सर नीचे वाले से फील्ड कितना होगा? 0। तो बचा कौन सा बेटा? ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, और कौन सा बचा? ये पोर्शन। ठीक, मतलब आपके पास ये पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है और एक पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है। एरिया यहाँ पर A है और यहाँ पर एरिया कितना है? A है। और ये किसमें रखा हुआ है बेटा? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या? मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी E है और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना है? E है। मतलब फील्ड इज नॉट वेरिंग विद द डिस्टेंस। फील्ड में कोई डिस्टेंस के साथ वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। सर इसमें फ्लक्स कितना पास होगा जरा बताओगे? 5 मार्क या 6 था नहीं? और ये कितना? 5 5। सर यहाँ फ्लक्स कितना होगा? प्लस E A। E की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो, वैल्यू मिलेगी कितना? E कितना है बेटा? 200 और A कितना है? 4। ये कितना हो गया? 800। सर यहाँ पर E कितना है और A कितना है? माइनस E A मिलेगा।
मतलब ये -800 आएगा. So what is the net flux now here? Sir, phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6. Okay. All these values are 0. इसकी वैल्यू +800 और इसकी वैल्यू -800. नेट फ्लक्स क्या मिल रहा है बेटा? 0. इसके अंदर कितना चार्ज है सर? 0. इसके अंदर चार्ज कितना? 0. एक इसमें रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा गॉस का स्टेटमेंट है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी क्लोज सरफेस को रखते हैं तो उससे नेट फ्लक्स पास हो सकता है. लेकिन अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि उससे नेट फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या होना चाहिए? 0. मतलब क्या? मतलब द स्टेटमेंट ऑफ गॉस, it is true when a closed surface is placed in a uniform or no electric field region. Is this okay? मतलब क्या? गॉस स्टेटमेंट कब सही है? जब आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो हो ही ना, और या तो हो तो यूनिफॉर्म हो, है ना? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कभी कभी हमें कंफ्यूजन होती है क्या कि सर यहाँ पर फ्लक्स आया, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होगी क्या कि यार फ्लक्स तो आ रहा है और गॉस साहब ने कहा था नहीं फ्लक्स नहीं आना चाहिए, और ये छोटा सा डिफरेंस हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, पता होना चाहिए. क्या बात समझ में आ गई? सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपने लगवाया है ना? ये भी तो क्वेश्चन आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MIQ बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को उठा के देखोगे, कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जहां पर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले ना देखने को, ठीक है? और दिस इज ओनली वन क्वेश्चन. मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूँ आपको, होमवर्क के लिए मैं दूंगा क्वेश्चन. क्या? एक सवाल देखो, छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता है, इट कुड बी वेरिएबल और इट कुड बी कांस्टेंट, दोनों चीजें हो सकती हैं. अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, देखो वेरिएबल ऐसा है कुछ, Ex की कुछ वैल्यू दी गई है, i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. हो सकता है x और y डायरेक्शन में भी फील्ड दिया जाए, है ना? अगर एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब. और आपके सामने सवाल दे दिया गया, क्या सवाल है? सर यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, क्या रखा है भाई? ये सिलेंडर. अब जरा तुम सोच के देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर केवल x डायरेक्शन में हो और वो कैसा हो? वेरिएबल हो, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्या होगा? E2 होगा. बात समझना मेरी. और सर ये इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब रेडियल डायरेक्शन में होगा. बोलो, वो या तो y होगा या तो -y होगा, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x डायरेक्शन में. दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री. मतलब अगर तुमसे कोई सिंपल एक क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन एक नंबर में, क्या कि अ सिलेंडर हैज इट्स एक्सिस अलोंग x डायरेक्शन. सिलेंडर का एक्सिस किधर है बेटा? x डायरेक्शन, ठीक है? सिलेंडर, a closed cylinder is there, it has an axis along x direction. Done? Okay, and there is an electric field which is directing towards x only. किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? x डायरेक्शन में. What is the net flux passing through its lateral surface area? E1 plus E2. फिर से मेरी बात को सुनो. What is the net flux passing through its lateral surface area? सर ये lateral होता है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा भाई? जीरो. Why? Because its area vector, इसका lateral surface का area vector will always be perpendicular to x axis. और सर अगर ये perpendicular है तो 90 डिग्री बन गया. आंसर क्या हो जाएगा? 0. बात समझ में आ रही है? ओके. अब दूसरा केस, सर अगर ये वेरिएबल है E1 E2 है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. इसका भी एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. सर नेट फ्लक्स निकालना हो तो फाई 1 क्या हो जाएगा? E1, एरिया वेक्टर यहाँ पर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर हो गया. सर 180 डिग्री, है ना? तो माइनस E1 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई 2, दैट इज प्लस E2 इंटू पाई आर स्क्वायर. सर व्हाट इज द नेट फ्लक्स? यू विल से सर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया जाए, तो E2 माइनस E1. इज दिस ओके? बोलो, हम ऐसा कर सकते हैं ना? क्योंकि इससे तो फ्लक्स जीरो हो चुका, तो दो ही फ्लक्स बचा है. आंसर आ गया. सेम क्वेश्चन, फील्ड कैसा हो जाए? यूनिफॉर्म.
द फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड वी आर डिस्कसिंग द सेम क्वेश्चन। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, कोई भी डब्बा उठा के रख दो सर, ऐसा है ना, और फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, और ये सरफेस क्या है, क्लोज्ड, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं, नो, नेट चार्ज इज 0। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स विल बी 0। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं द फ्लक्स विल बी 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? तो इसे कहते हैं क्या, गॉस थ्योरम। समझ में आया? हाँ भाई। सर वो पहला वाले केस में सर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। हाँ, लेटरल से, और सर इधर एरिया में तो लिविंग इसमें से माइनस E1 होगा, और इसमें से इधर की तरफ एरिया वेक्टर, इधर की तरफ फील्ड, तो ये हो जाएगा। सर तो नेट निकालेंगे तो लिविंग होगा। कहाँ 0 होगा यार, E1 E2 अलग अलग नहीं है, देखो भाई ये EX है, EX यहाँ पर कुछ अलग होगा वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कुछ अलग होगा, है ना। और कहीं अगर तुम्हारे पास, ध्यान दो, सर एरिया सेम है सर दोनों का। हाँ। E1 E2 तो सर एरिया तो सेम ही है सर, सिलेंडर है ना सर। हाँ तो और सर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम ही निकलेगी। कहाँ से निकल रही, वेरिएबल मैंने बोला है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। यहाँ पर कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोले यार, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा था, एक्स पर। लेकिन सर छोटा सा एक सवाल है, क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू आपने दे दी और इस पोजीशन को बोला क्या, x इज इक्वल टू -2a और x बराबर क्या आ गया, +2a। ध्यान दें, वैल्यू क्या बोल दी मैंने, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2a, मतलब E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2a अल्फा। व्हाट रिप्रेजेंट्स माइनस, माइनस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ध्यान दो। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो मैंने लिया था वो नहीं रह जाएगा, अब किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। मतलब अब ये जो फ्लक्स φ1 भी है वो भी क्या आ जाएगा, +E1a, बोलो भाई, यस सर। डायरेक्शन सेम हो गया। अब वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मींस व्हाट, जब भी वेरिएबल का केस आएगा तो प्लीज केयरफुली डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड केयरफुली डिसाइड करिए, और उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन लगाना होता है। क्या बात समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब छोटी सी और बात कर लेते हैं, क्या टाइम क्या हो रहा है सर 7 अच्छा है। अब यार लाइट क्यों नहीं जल रही है, किसी ने ऑफ कर दिया होगा ना, वाह नहीं नहीं वाह, मोदी जी कृपया लाइट ऑफ करें। बड़े टैलेंटेड हो गया बढ़िया, अंधेरे में नाच रहे। क्यों बेटा, ऑनलाइन वाले तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. गुड। फ्लो में हमने भी नहीं बोला, तुमने भी नहीं बोला, चलो आप बात करते हैं। बंद कर दिया था ना किसी ने? ठीक, दो बातें हम लोगों ने सीखी। अंधेरे में कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है ना? Yes, sir. मैं भी यही सोच रहा था। तो बेटा ऑनलाइन वाले तुम लोग मेरी शक्ल देखना बंद कर दो, अंधेरे में पढ़ाई करो, अगली क्लास से यही करेंगे। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात करते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। किसकी बात करें हम लोग, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। सर काफी कुछ चीजें आपने इसके बारे में बता दी हैं। पहली चीज, दिस इज अ 3D सरफेस, मतलब क्या, उसका वॉल्यूम होना जरूरी है, बिना उसके क्लोज कर ही नहीं पाओगे, बात नंबर 1। दूसरा, सर इट शुड बी सिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। मतलब क्या, मतलब जब भी आप गॉसियन सरफेस चूज करेंगे और जिस भी चार्ज के सराउंडिंग में चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज कैन बी इनक्लोज्ड इनटू अ क्यूब, ठीक है, ये क्यूब में भी इनक्लोज किया जा सकता है, एंड इट कैन आल्सो बी इनक्लोज्ड इनटू अ स्फीयर, एंड दिस पॉइंट चार्ज कैन बी इनक्लोज्ड इनटू अ सिलेंडर एज वेल। बट अगर आपको कभी भी गॉस का एप्लीकेशन करना हो, गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो, अप्लाई इन सब में हो जाएगा, ठीक है। नेट फ्लक्स जो निकलेगा, नेट फ्लक्स वो सब में सेम मिलेगा। क्या सर, इस चार्ज की वैल्यू मान लो Q है, ठीक है, तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, वो कितना होगा,
तो कॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यू, तो वो कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पासिंग थ्रू स्फीयर वो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द क्लोज्ड सरफेस विल बी सेम, है ना। लेकिन व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट पर, किसी दूरी r पर, ठीक, तो तीनों में से कौन सा सरफेस हमें चूज करना चाहिए? कौन सा? सिमेट्रिकल। कौन सा सिमेट्रिकल है बेटा? स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स तो नो डाउट इतना ही होगा, लेकिन इससे इसकी दूरी कुछ कम होगी, इसकी दूरी ज्यादा होगी, यहाँ की दूरी कम होगी, तो इस तरीके से ये सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं है। तो कभी भी गॉसियन सरफेस चूज करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या? दैट शुड बी सिमेट्रिकल। दो बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको किसी किताब में मिलती हैं तो आप नोट कर लेना, नॉट नेसेसरली कि बहुत ज्यादा मैं बोलूँ। इसी 3D का इलेबोरेट करके 2-3 बातें लिख सकता है, इन्हीं चीज को इलेबोरेट करके 2-3 बातें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ बोलिए सर। मुझे तो सर गॉस थ्योरम में तो सर रेडियस पर कोई काम तो रहता नहीं, इंडिपेंडेंट रहता है ना। किस क्या? सर गॉस थ्योरम में जो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तो इंडिपेंडेंट होता है। नो डाउट फ्लक्स, मैंने क्या बोला, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, इससे भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा। लेकिन मान लो अभी जब हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आ गया क्या कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो उस टाइम पर आप कहोगे सर मैं कौन सा सरफेस इस्तेमाल करूं? ये भी तो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, दिस इज आल्सो क्लोज्ड गॉसियन, दिस इज आल्सो। तो कभी भी इसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते टाइम आप हमेशा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को यूज करते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, आओ गॉसियन सरफेस हो गया। अब एक सवाल है, क्या ये बड़ा फेमस सवाल है, तुम्हारे स्कूल वाले भी पूछते होंगे और सब जादू करके दिखाते होंगे, मैं भी थोड़ा जादू कर लेता हूँ। देखो क्या है, ये है, ठीक। इसके सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज मैंने कहा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, और वो भी कैसा है क्यू नॉट चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस। क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया कि एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। मतलब कितने फेसेस हैं टोटल? 6 फेसेस हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, हाउ विल यू डिसाइड? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। हमें पता है क्या कि फाई नेट की वैल्यू कितनी होगी? तुम कहोगे सर इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा? क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दूसरी बात सर, ये जो नेट फ्लक्स है ये है क्या? इट इज द सम ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। ये क्या है? हर फेस से पास होने वाले फ्लक्स का ही तो सम है नेट। अभी भी तो हम लोगों ने निकाला था। तो इससे जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स इससे भी पास होगा, उतना ही इससे पास होगा, उतना ही इससे पास होगा, उतना फ्रंट वाले से उतना बैक वाले से। मतलब फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ईच सरफेस वी कैन अज्यूम फाई। तो what is the net flux we can say? What is net flux? You will say sir 6 phi. बोल सकते हैं ना? तो this is equation number 2. अगर दोनों इक्वेशन को मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं 6 phi is equals to q naught upon epsilon naught. Yes. Sir, what is the value of phi now? q naught upon 6 epsilon naught. ये क्या है? This is the flux passing through each surface. तो flux is equals to क्या हो जाएगा? q naught upon 6 epsilon naught. सर आपने ये तो बड़े आराम से कर दिया, लेकिन क्या हमेशा ऐसा एप्लीकेबल होगा? हाँ, हमेशा ऐसा एप्लीकेबल होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नेट फ्लक्स है हमने क्या यूज किया? बाय गॉस थ्योरम। हाँ सर, गॉस थ्योरम से तो ये होता है, बट हमें फ्लक्स निकालने मैनुअली भी आता है। वो कैसे कि अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स इज द सम ऑफ ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट एरियाज। तो वी कैन ऐड देम, वी विल हैव सम वैल्यू, और एक फ्लक्स हमारा निकल आएगा। एक सवाल ये हो गया, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। ओके, दूसरा सवाल। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ये भी एक जादुई वाला सवाल है। The charge is placed here
at the corner of one cube. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन 0, ऑप्शन क्या होगा? 0। दूसरा Q नॉट बाई Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा Q नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और चौथा Q नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सारे ऑप्शन लग रहे हैं सही हैं। हाँ, 0 ही होना चाहिए। सोचो, अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट होता, जस्ट इमेजिन, और उसको तुम ऐसे रोशन कर दो, चारों तरफ लाइट पहुंचाए, तो क्या इस रूम में कुछ लाइट आएगी कि नहीं आएगी? आनी तो चाहिए यार, सीधी सी बात। ऑल्दो इसका रिमेनिंग पार्ट, बहुत सारा पार्ट वापस बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट तो इसमें आएगा। सर कितना पार्ट इसमें आएगा? 1/4, 1/8, 1/12, कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे इसके लिए? हमें पता है कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, किससे? गॉसियन सरफेस से, तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। कैसे? जरा देखो। समझना है इसको। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है भाई? हाँ? हाँ, कितने फ्लोर है भाई? नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है, ठीक है। कितने रूम्स बन जाएंगे अगर इसको यहाँ से मिला दूं और इसको यहाँ से? बताओ। 8 बन गए। 8 में से अगर एक रूम को निकालूं तो वो यही तो है ना? मतलब इसको ले जाके अगर मैं सेट कर दूं कहाँ पर? क्या? 1 2 3 4 पीछे हो गए। पहले फ्लोर पे 4 रूम, ऊपर फ्लोर पे 4 रूम। तो इसको ले जाके अगर मैं सेट कर दूं तो ये कहीं यहाँ पर मिलेगा तुम्हें? ओके। तो अब इससे जो लाइट पास होगा या जो फ्लक्स पास होगा वो सब में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब एक से जितना फ्लक्स पास होगा वही बाकी 8 से पास होंगे। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? तो यू विल से सर 8 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग फ्रॉम वन। और सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट फ्लक्स? गॉस साहब आए थे और बता कर गए थे। हाँ, यही तो होता है। दोनों को बराबर कर दिया जाए तो 8/1 बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5/1 इज इक्वल्स टू Q नॉट बाई 8 एप्सिलॉन। आंसर समझ आ रही है? Yes, sir. You have to keep that charge inside a closed Gaussian surface, then only you can apply this particular part. Okay. One more question. हाँ। हाँ जी। वो फेस पर नहीं था बेटा, सेंटर पर था। That was at center. ठीक है। अब तुम्हें कभी क्या है, फेस पर रख दिया जाए तो क्या होगा? फेस पर रखकर देखो, तो वहां पर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड वाला केस आएगा नहीं वैसे।
फ्लक्स निकालना समझ में आ गया ना? Yes. अब देखो इसके एप्लीकेशन के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा इस क्लास में। एक दो सवाल और कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। वैसे कंप्लीट हो चुका है लेक्चर। मैं एक दो हाँ आज की वीडियो लेक्चर देखना ना, अभी भेज दूंगा तुरंत। आपके पास कोई ऐसा क्लोज गॉसियन सरफेस है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर एक चार्ज दिया है +4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर एक चार्ज दिया है -4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर एक चार्ज दिया है -8 माइक्रो कूलम, है ना? फाइंड द नेट फ्लक्स कितना होगा, और मुझे आंसर चाहिए। नेट फ्लक्स निकाल के बताओ भाई कितना होगा। वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर चाहिए। वेयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 to the -12। This will be the last question for today. ये आ जाए, ये कर लेना, -4 माइक्रो कूलम +4 माइक्रो कूलम क्या बच? तो सेकंड वाले का 0 का, पहला वाले का कैलकुलेशन। पहले वाला कैलकुलेशन क्या आएगा बताओ? नेट फ्लक्स तुम कहोगे सर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। सर इनसाइड चार्ज कितना है? -4 और -8 माइक्रो कूलम अपॉन 8.85 10 to the power -12। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? -12 इंटू 10 to the power -6 अपॉन 8.85 10 to the power -12। सर माइनस आ रहा है फ्लक्स नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है? ऑल फ्लक्स आर एंटरिंग फ्लक्स। इज दैट ओके? बोलो इसके लिए नेट फ्लक्स क्या होगा बताओ? इसके लिए नेट फ्लक्स क्या होगा? तो टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो आपसे अगर कोई ये बोले क्या कि इफ द नेट फ्लक्स associated with a closed surface is 0, है ना? तो which of the following options are correct? A, B, C। क्या? There is no charge inside, ठीक है? And there is no charge inside necessarily, ठीक? There is net 0 charge inside, ठीक है? Both इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल की मुझे क्या पता? तो चार्ज की बात कर रहे हो। हाँ बाहर कोई फील्ड नहीं है। हाँ जी, बी के फेवर में कौन कौन है? बी के फेवर में अकेले तुम हो, तुम ओके। सी के फेवर में कौन कौन है? 1 2 3 4। क्या है? ए बी। हाँ अरे बोलो जो भी सही हो तुम लोगों को लग रहा हो। ए अब देखो यहाँ पर समझना, ये क्यों दिया हूँ मैं? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, एक ऑप्शन और था दैट वाज अ रॉन्ग ऑप्शन। उसमें ये था कि बोथ ए एंड बी दिया हुआ और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत था, ठीक है? अब समझना यहाँ पर
देयर इज नो चार्ज इनसाइड नेसेसरली, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो तभी नेट फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। अंदर नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, ये 100% ट्रू है। नेट चार्ज जीरो, इसके अंदर क्या चार्ज नहीं है ना, तब भी तो नेट फ्लक्स जीरो है। तो उसके अंदर चार्ज नहीं है, ये कंपल्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है नेट फ्लक्स जीरो होने के लिए। नेट फ्लक्स कैन बी जीरो इफ देयर इज चार्ज इनसाइड बट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। बात समझ में आई? तो वो क्या कह रहा है कि फॉर दिस पर्पस नेट फ्लक्स जीरो होने के लिए क्या उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना नेसेसरी है? नहीं। उसके अंदर चार्ज हो भी सकता है बट नेट चार्ज जीरो होना जरूरी है, तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। हाँ, अगर नेसेसरली हट जाए यहाँ से तो हाँ ये भी सही है, तब बहुत सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब एक सवाल यहाँ पर और, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, क्या ये है एक डब्बा, मतलब कुछ भी क्लोज गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर अगर एक डाइपोल रखे हुए हैं तो बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा इससे पास होगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? तो नेट फ्लक्स अगर आप किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर कितने नंबर ऑफ डाइपोल्स रख दो, नेट फ्लक्स क्या होगा उससे? जीरो, क्योंकि उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो क्या इसी का एक कॉमन सेंस यूज करके बताओगे मुझे? क्या सर, N or S, this is a magnet, north and south pole is there. What is the net flux passing through this closed Gaussian surface? Zero, है ना? And गॉस का जो मैग्नेटिक रूल है वो यही कहता है क्या कि नेट फ्लक्स इज जीरो, और कौन सा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर एनी मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट को अगर किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस में रख दोगे तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि कभी भी कोई भी मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के पेयर में ही एग्जिस्ट कर सकता है, इनके इंडिविजुअल पेयर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात आप क्लास 10 में पढ़ते हुए कि मैग्नेट को अगर ब्रेक करते हैं तो दो नए मैग्नेट बन जाते हैं। तो इफ देयर इज एनी मैग्नेट और उसको किसी क्लोज गॉसियन सरफेस में रखोगे तो नेट फ्लक्स उससे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा? पहली चीज, फ्लक्स क्या होता है? तो क्या होता है फ्लक्स बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। व्हाट इज द न्यूमेरिकल फार्मूला? phi is equals to EA cos theta, एंगल 0 फ्लक्स प्लस EA, एंगल 180 फ्लक्स माइनस EA, 90 डिग्री तो कितना? जीरो, है ना? उसके बाद हम लोगों ने बात किया क्या कि अगर हम लोग किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो नेट फ्लक्स जीरो होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आया? फिर गॉस का स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा क्या कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 by epsilon naught times q inside, है ना? And this is true when the Gaussian surface is taken in a uniform electric field or in no external electric field. Is that okay? इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, इसमें से मैं 5 नंबर का सवाल दूंगा एमओटी का, ध्यान रखना। ठीक है, एमओटी में 3-4 बातें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है अभी तक स्टार्टिंग से, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? फंडामेंटल, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट चार्ज पर हम लोग आए तो पॉइंट चार्ज पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स कैसे लगता है, किसने बताया? कूलम साहब ने बताया कि इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दे विल अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर हैविंग अ वैल्यू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस दोनों चार्जेस को मैं किसी मीडियम में शिफ्ट कर दूं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? मैंने कहा अगर दो चार्जेस को एयर से किसी मीडियम में शिफ्ट कर दिया तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? 1 by k टाइम्स हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आया? फिर इस पर हम 3 टाइप के सवाल पढ़े। क्या? पहला, उसके फॉर्मूले को एनालाइज करके ग्राफ वाले सवाल पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले को एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा, नेट फोर्स निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के सवाल लगाए, ठीक है। फिर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught q upon r square। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है kq by r cube। एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है? k2 kp upon
आर क्यूब, 2 kp हो जाता है, यहाँ kp हो जाता है, तो E एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ E इक्वेटोरियल, है ना। इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में क्या हो सकता है बेटा, शेल या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसकी सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा, अगर कोई भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस पर 2 सवाल मैंने बताया था, क्या चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी में, चार्ज डेंसिटी डिपेंड ऑन रेडियस क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये बात हम लोगों ने कर ली। फिर हम लोग किस पर आ गए, फ्लक्स पर आ गए, गॉस थ्योरम पे आ गए। अभी तक हम लोगों ने इतनी ही पढ़ाई करी है इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर में 2 लेक्चर पीछे चल रहा हूँ, 2 नहीं 1 लेक्चर पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर जस्ट आफ्टर योर एमओटी आई विल कंप्लीट एंड आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट प्लानर फॉर द मंथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए और किसी भी बच्चे का 60% तक कम नहीं आना चाहिए एमओटी में, ये ध्यान रखना। 50% जो तुमने पढ़ाया है मैंने वही रट लेना, वही चीज़ें आ जाएंगी और उसके सारे न्यूमेरिकल लगा लोगे तो 100% करने की क्षमता रखते हैं आप, ठीक। बता तो दिया था लास्ट क्लास में यार। 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 6 क्वेश्चन एमसीक्यू, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन बीएसक्यू, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन एसकेक्यू और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन एसएक्यू।